हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 13 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हो कि मूल मंत्र है लाइफ के बारे में, वो हमें बताता है। तो आज भी हम एक इम्पोर्टेंट कोट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, जो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में काम आती ही आती है। लेट्स लर्न द कोट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कोट दिया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें साफ साफ ये बातें कही गई है कि अगर आपके पास ईगो बढ़ जाती है तो आपको ईगो खत्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ईगो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चल सकेगा आपकी गलतियों के बारे में। तो एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कहा है कि जब कोई नेल्स यानी कि नाखून जब बड़ी हो जाती है तो हम नाखून काटते हैं, न कि फिंगर्स को काटते। उसी प्रकार से कभी कभी कोई इश्यू हमारे आपके किसी फैमिली या फिर कोई दोस्त इन सब के बीच हो जाती है तो वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की जरूरत होती है, ना कि रिलेशनशिप को तोड़ने की। क्योंकि रिलेशनशिप अगर हम तोड़ना शुरू कर दे तो जो बेसिक फिलॉसफी है ह्यूमन लाइफ की, वो बेसिक फिलॉसफी ही नहीं रह जाती। बेसिक फिलॉसफी ह्यूमन लाइफ की क्या है? टू लीव फुल्लीस्ट, टू लीव विथ ऑल। एंड उसके लिए जो हमारे अंदर ईगो जम जाती है, किसी के प्रति निगेटिविटी जम जाती है, किसी के प्रति गुस्सा जम जाता है, उस गुस्से को, उस निगेटिविटीज को उतारने की जरूरत होती है। अदरवाइज ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बढ़ती चली जाती है, अपने अपने विचार बड़े होने चल जाते हैं। एंड जब जब आपके विचार स्ट्रोंग हो जाएंगे, चाहे वो निगेटिव विचार हो या फिर पॉजिटिव विचार हो, उसी प्रकार का एनवायरनमेंट आपके माइंड में बनता है और उसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन आपका माइंड आपके साथ आपको करवाती है। तो ये बात हमेशा याद रखने की है कि इफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग इज गोइंग, या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है फ्रेंड, फैमिली या किसी और के बीच, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाए? तो हमने जो ईगो पाल लिया है उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, उस ईगो को कम करना है, मैनेज करना है। बिकॉज गलतियां सबके साथ होती है, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं, कुछ गलतियां दूसरों की भी होती है। एंड बिकॉज कि हम लोग अपने आप को सही मानते हैं तो दूसरे को जज नहीं कर पाते। दैट्स वाई कट योर ईगो, नॉट योर रिलेशनशिप। वैसे भी अगर आप ईगो कट नहीं करोगे, रिलेशनशिप अपने आप कट हो जाती है। रिलेशनशिप कट होने का मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू लिव लाइफ फुल्लीस्ट, टू लिव लाइफ पीसफुल, ये हो ही नहीं सकती, ये संभव हो ही नहीं सकती। जहां पर भी ईगो है वहां पर आपका पीस आ ही नहीं सकता। सो होप आपने इस कोट को अच्छे से समझा होगा। इस कोट के साथ लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। 5 आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं। आज सिलेबस वैसे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन। आपको ही पता है कि जो कोविड-19 लॉकडाउन हुई थी उसके कारण सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे। तो फिर एजुकेशन कैसे एसेस किया जा रहा था? एजुकेशन एसेस किया जा रहा था आपका डिजिटल मीडियम के थ्रू। तो डिजिटल मीडियम के थ्रू जब हम एजुकेशन को एसेस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक डिफरेंट लोकेशन पर हूं और जो आप पढ़ रहे हो वो डिफरेंट लोकेशन पर हो। आप कोई फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे हो कि आप मेरे लेक्चर को इन फ्रंट सुन रहे हो, देख रहे हो। तो रिमोट एजुकेशन का मतलब वही हुआ कि इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली, टीचिंग इन दिल्ली, यू आर बीइंग टॉट एट ए डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो मुंबई हो, चाहे आपका अन्य कोई लोकेशन हो, इसी को कहते हैं रिमोट एजुकेशन। अब बात यह है
कि एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में ये पाया गया कि ये जो रिमोट एजुकेशन है ना, ये इनएसेसिबल रहा है टू द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। डिस्पाइट कि हमने बहुत सुने हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ गई या फिर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत हुआ है कोविड-19 के पीरियड में, डिस्पाइट दैट रिमोट एजुकेशन आपका इनएसेसिबल रहा मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। कारण हम समझेंगे कि कारण क्या रहा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं द मेन इश्यू। तो जो रिसेंट सर्वे की गई किसके द्वारा, ICRIER, ये आप देख सकते हो, ICRIER एंड LIRNE एशिया, इन दोनों ने मिलकर ये सर्वे किया है। और इसमें साफ साफ जो दिक्कतें आई हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, जब कोविड-19 का फेज आया था, पैंडेमिक का फेज आया था, तो क्या दिक्कतें ऑनलाइन एजुकेशन में देखने को मिल रही थी, उसके इश्यू को हाईलाइट की गई है। तो थोड़ा सा हम ICIRER इसके बारे में प्लस लिरने एशिया के बारे में जान लेते हैं, सो दैट क्लैरिटी आ जाए। तो आप देख लो, ये जो है आपका LIRNE एशिया, ये आपका कोलंबो बेस्ड थिंक टैंक है एंड ये पॉलिसी रिसर्च करता है ऑन द डिजिटल सेक्टर। फॉर एग्जांपल डिजिटल एजुकेशन हो गया या फिर लेबर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब टॉपिक पर ये रिसर्च करता है। तो ये तो मैंने लिर्न एशिया की बात कही। एंड जो दूसरा है आपका ICRIER, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर ये सर्वे कंडक्ट करी थी। तो क्या की हाईलाइट है, इस हाईलाइट पे ज्यादा फोकस करना है हमें। आप देख सकते हो पहला की हाईलाइट ये है कि ओनली 20% ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रेन भारत में इन्होंने रिमोट एजुकेशन एसेस किया पैंडेमिक के दौरान, या फिर यूं कह सकते हैं कि 80% स्कूल एज चिल्ड्रेन ने रिमोट एजुकेशन की सुविधा नहीं एसेस कर पाए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब कारण क्या हो सकता है, क्यों एसेस नहीं कर पाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कारण कि वैसे तो डिजिटल कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई लॉकडाउन में। ड्यूरिंग द पैंडेमिक डिजिटल कनेक्टिविटी आपका 40% तक इंप्रूव हुआ, लेकिन जो बच्चे थे उनके पास डिवाइसेस की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अगर डिवाइसेस थी तो पुअर सिग्नल हुआ करता था, एंड अगर सिग्नल भी है, डिवाइसेस भी है, तो कॉस्ट ज़्यादा लगते थे। बिकॉज आपको भी समझ में आता होगा, वीडियो एसेस करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, बिकॉज जो डाटा है, MB है, वो ज़्यादा खर्च होते हैं। ये 3 मुख्य फैक्टर्स देखे गए जिसके कारण अधिकांशतर चिल्ड्रन, या फिर यूं कह सकते हो कि 80% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इन्होंने रिमोट एजुकेशन का बेनिफिट नहीं उठाया। उसके बाद क्या, जो दूसरा हाईलाइट ये है कि जो 38% हाउस होल्ड है, इनका कहना है, हाउस होल्ड यानी कि जो घर परिवार है जिनके घर में बच्चे हैं जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो जो 38% हाउस होल्ड है, इन्होंने कहा है कि भाई साहब मेरे घर से लगभग कम से कम एक बच्चा तो ऐसा रहा है जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक ड्यू टू कोविड-19। तो आप समझ सकते हो, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैंने भी अपने आसपास के पड़ोसी में देखा है कि जो बच्चे स्कूल जाते थे लॉकडाउन के दौरान, इनको विड्रॉ किया गया स्कूल से। इट इज ऑल बिकॉज स्कूल वालों ने पेमेंट नहीं माफ करी थी। पेमेंट देना था तो जो पर्सन है उन्होंने सोचा कि इसको अभी ड्रॉप आउट कर लिया जाए, एंड जब स्कूल खुलेगी तो एडमिशन करवाया जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेप्स क्या ली गई टू स्मूथन द ट्रांजिशन टू रिमोट एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए गए हैं सो दैट जो रिमोट एजुकेशन का सिस्टम है उसको पूरे भारत में इम्प्रूव किया जाए। तो पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है, इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज की थी डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, जिसका टाइटल था प्रगत। प्रगत के तहत
स्क्रीन टाइम कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे की एजुकेशन के बाद ब्रेक होना चाहिए, ये सब कुछ बातें कही गई थी। बिकॉज आप भी समझ सकते हो डिजिटल या रिमोट एजुकेशन नया नया था स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए, तो ऐसे में कंटिन्यूस लेवल पर वॉच करना, वीडियोज वॉच करना विदाउट ब्रेक, स्किन या फिर आई इरिटेशन हो सकता है, माइंड एग्जॉस्ट हो सकता है, देयरफॉर ये गाइडलाइन लाई गई थी। उसके बाद क्या, पैन इंडिया ब्रॉडबैंड इंटरनेट एसेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई भारत नेट स्कीम के तहत। भारत नेट स्कीम तो बहुत पहले से ही चल रही है। इसके तहत बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट इंडिया प्रोवाइड करनी थी। ग्राम पंचायत की बात कर लो, रूरल एरियाज की बात कर लो, बिकॉज रिमोट एजुकेशन के लिए द मोस्ट नेसेसरी थिंग इज दैट you need to have internet accessibility along with what, faster accessibility। जो तीसरा है आपका स्वयं, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं पोर्टल आपने सुना होगा, इसके तहत बेसिकली जो स्टूडेंट्स है वो लर्न कर सकते हैं अपने क्लासेस के लेक्चर्स को, बिकॉज ये सुविधा फ्री में उपलब्ध होती है। डीटीएच सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जो आप टीवी के माध्यम से एक्सेस करते हो, वहां पर भी स्वयं चैनल्स है जहां पर वेरियस क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेस उपलब्ध हैं जो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ही इनिशिएटिव था। एंड वी हैव द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज नीट स्कीम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत लर्निंग को मोर इंटरेक्टिव, मोर पर्सनलाइज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिकॉज इफ द लर्निंग इज मोर पर्सनलाइज, मोर इंटरेक्टिव, स्टूडेंट will learn easily and gets attracted to education easily। नेक्स्ट इज योर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वेरियस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च की गई है, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, आपने एक्सेस भी किया होगा। इसके तहत बुक एक्सेस कर सकते हो, वीडियो लेक्चर सीरीज एक्सेस कर सकते हो, वेरियस क्लासेस के, वेरियस कोर्सेज के, वेरियस सब्जेक्ट्स के। एंड वी हैव द ई पाठशाला प्लेटफॉर्म, जिसके तहत आप बुक्स एक्सेस कर सकते हो। एंड वी हैव द NROER, दैट इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। एंड NIOS तो जानते ही हो आप, आपने यूपीएससी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया होगा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके तहत वेरियस रिसर्च पेपर, वेरियस टेक्स्ट बुक एक्सेस किए जाते हैं। तो ये सब हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप ली जा रही है टू प्रमोट रिमोट एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन के बेसिक के बारे में जाना, एंड साथ ही साथ रिमोट एजुकेशन को न एक्सेस करने के लिए क्या क्या कारण है उसे भी देखा। तो 3 टॉपिक हमारा कवर हो गया है इस रिमोट एजुकेशन के तहत, डिजिटल एजुकेशन के तहत कमी भी हमने देखी। साथ ही साथ यहां पर आप देख लो, अगर आपको रिमोट एजुकेशन चाहिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज दैट यू मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये तो हमने डिस्कस भी किया। अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ डाटा प्रोवाइड की गई है। वैसे हाउस होल्ड जिन्होंने स्कूल एज चिल्ड्रेन को रिमोट एजुकेशन के लिए एनरोल करवाया था, उसमें से 64% इंटरनेट कनेक्टेड थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड जिन्होंने बच्चे को एनरोल करवाया है स्कूल के लिए, उसमें से 64% हाउस होल्ड वाले जो बच्चे थे वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे, एंड 36% जो हाउस होल्ड के बच्चे थे वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे, यानी कि उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। अब जो 64% बच्चे थे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टेड सुविधा थी, उसमें से 31% बच्चे ही रिमोट एजुकेशन एक्सेस कर पाए, बाकी ने नहीं कर पाया। इसका कारण मैंने बताया कि आपका सिग्नल पुअर हो सकता है, ठीक है, या फिर लो एक्सेस टू डिवाइसेस, ये सब कुछ कारण हमने बताया था। एंड जो बच्चे आपके 69% है, इन्होंने रिमोट एजुकेशन नहीं रिसीव करवाया, डिस्पाइट कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड फैसिलिटी उपलब्ध थी। अब वैसे 36% बच्चे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा थी ही नहीं, उसमें से 8% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिमोट एजुकेशन एक्सेस किया। अब आपको सवाल खड़े हुए होंगे कि जब इंटरनेट कनेक्टेड की सुविधा थी नहीं तो कैसे एक्सेस किया 8%?
तो बेसिकली जो नेबर्स हैं, रिलेशंस हैं, फैमिली, पेरेंट्स, इनके डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, इनके डाटा का इस्तेमाल करके इन्होंने एक्सेस किया होगा, है ना। एंड जो बचे आपके 92% है, इन्होंने तो बेसिकली रिमोट एजुकेशन एक्सेस ही नहीं किया, बिकॉज वही कारण है, एंड इनके पास इंटरनेट कनेक्टेड सुविधा ही नहीं है। एंड अब जो कनेक्टेड हाउस होल्ड थे वो जनरली रिचर देखने को मिले हैं। इनके पास जो हाउस होल्ड है या हाउस होल्ड हेड जिसको कहते हो, पिता माता जो भी हो, वो मोर एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने अंडरस्टैंड किया डिजिटल एजुकेशन को, रिमोट एजुकेशन को, और उन्होंने उनको डिवाइसेस प्रोवाइड की, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, एंड साथ ही साथ बिग स्क्रीन डिवाइसेस भी मौजूद थे। जो दूसरा है आपका अनकनेक्टेड हाउस होल्ड, उसमें देखा गया कि ये जनरली पुअर हैं, लेस एजुकेटेड हाउस होल्ड हेड है इनके पास, एंड बिग स्क्रीन डिवाइसेस उपलब्ध नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 1 इन ग्रेट डिटेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। RBI has released clarifications on prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. सिंपल कहने का मतलब ये है कि बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है बोरोवर्स को, तो लोन प्रोवाइड करने के दौरान जो एग्रीमेंट किया जाता है, उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें मैंडेटरी लिखी होनी चाहिए, ये क्लैरिफिकेशंस आरबीआई ने किया है कि बैंक साहब आपको ये बातें क्लियर तरीके से बतानी होगी लोन एग्रीमेंट में। तो क्या क्या बातें बतानी होंगी आपको लोन एग्रीमेंट में बतानी होगी कि एग्जैक्ट ड्यू डेट क्या है लोन रिपेमेंट का, कि अगर हमने आज लोन लिया है तो अगले कौन सी तारीख को हम वो लोन रिपेमेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपेमेंट होगी, 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ में, कितनी मंथ में लोन रिपेमेंट की जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपेमेंट क्या होगी। नेक्स्ट इज योर, आपको प्रॉपर ब्रेकअप बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना लग रहा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो ये सब आपको लोन एग्रीमेंट में बतानी होंगी। साथ ही साथ बोरोवर्स को ये जानकारी देनी पड़ेगी। कब कब देनी पड़ेगी, जब कोई नया लोन सैंक्शन हो रहा है या फिर जो ऑलरेडी सैंक्शन लोन है उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तब भी ये जानकारी बतानी पड़ेगी। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी इस गाइडलाइन से पहले लोन लेके रखे हैं, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में ये जो कंप्लायंस जिसकी बात कही जा रही है वो नेसेसरली पालन की जाएगी जब ये जो लोन है वो रिन्यूअल के लिए तैयार हो जाएंगे या रिव्यू इस लोन की जाएगी, तब इस कंप्लायंस का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल मेंशन अकाउंट क्लासिफिकेशन बोरोवर के अकाउंट का करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी या किसी भी प्रकार का लोन हो, इंक्लूडिंग द रिटेल लोन। इससे बैंकों को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनको पता चल सकेगा कि अच्छा ये जो लोन है वो बेसिकली स्ट्रेस्ड एसेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लोन रिपेमेंट में डिले हो रही है, सो दैट वो प्रॉपर टाइम पर एक्शन ले सके। एंड आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि जो लेंडर्स हैं यानी कि बैंक्स बेसिकली उन्हें बोरोवर के जो अकाउंट है, यानी कि लेट्स से मैं एक बोरोवर हूं, मैंने लोन लिया, तो मेरे अकाउंट को बार बार चेक करते रहना पड़ेगा, सो दैट अगर कोई इंसिपिडेंट स्ट्रेस बोरोवर के अकाउंट में देखने को मिल रही है या फिर वो डिफॉल्ट होने के कगार पर है, तो उसको पहले पता लगाया जा सके। कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा किसी भी प्रकार की स्ट्रेस को अगर कोई बोरोवर के अकाउंट में देखने को मिल रही है, तो बेसिकली जो लोन अमाउंट है उसको 3 कैटेगरीज में बांटना होगा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। तो बेसिकली स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट तो 3 कैटेगरीज हो गई इसकी, और एक हो गया आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 0 है, बेसिकली अगर आपने रिपेमेंट डेट से 30 दिन बाद तक लोन नहीं चुकाया है,
तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में आएगा। अगर आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 30 से 60 दिनों तक नहीं दिया बियॉन्ड द ड्यू डेट, तो वह स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में आएगा। अगर 60 से 90 दिनों तक नहीं दिया तो ऐसा में 2 में आएगा। एंड जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन होगी वो एनपीए। एनपीए के बारे में हमने जाना भी है। बेसिकली एनपीए आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वैसे एसेट बेसिकली लोन ही होती है, लोन इज ऑल्सो एन एसेट। तो वैसे एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग है, यानी कि जहां से कोई इनकम नहीं आ रहा है, जहां से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बैंक जो लोन देती है वहां से इनकम आती है एज एन इंटरेस्ट, लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्राइटेरिया होता है जब कोई लोन जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू रह रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर, तो उसको हम एनपीए कह देंगे। एंड बैंक्स को ये जरूरी है कि वो एनपीए क्लासिफाई करे, यानी कि एनपीए को फर्दर क्लासिफाई करे सब स्टैंडर्ड एसेट में। सब स्टैंडर्ड एसेट यानी कि अगर एनपीए आपका नेक्स्ट 12 मंथ तक बरकरार रहता है, एनपीए का स्टेटस नेक्स्ट 12 मंथ तक बरकरार रहता है, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में चला जाएगा। एंड अगर सब स्टैंडर्ड एसेट नेक्स्ट 12 मंथ तक बरकरार रहता है तो वो डाउटफुल एसेट में चला जाएगा। एंड आपका लॉस एसेट उसके बाद जो भी है, लॉस एसेट यानी कि जिसकी रिकवरी की संभावना है ही नहीं। एंड मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए एक ट्रेंड आपको याद रखना होगा, जो एनपीए का ट्रेंड देखने को मिल रहा है एज ऑफ मार्च 2021। 2014 का स्टेटस से अगर हम देखें तो देख सकते हैं एनपीए की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। एक तो जो लोन होता है आपको ही पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकती है, दूसरा आपका नॉर्मल एसेट यानी कि जिसके लोन रिपेमेंट हो रहे हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का देख सकते हो ट्रेंड क्या है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में बढ़ा, 15 में बढ़ा, 16, 17, 18 तक स्टीडली बढ़ा एनपीए। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2018 के बाद से एनपीए जो है वो घटता रहा है ना। इसका मतलब क्यों घटता रहा है, हो सकता है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आई होगी उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, साथ ही साथ जो आपका अदर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, टाइटर नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उसके कारण भी ये जो एनपीए की रिकवरी वाली ट्रेंड अच्छी आ रही है। एंड फिर आप देख सकते हो कुछ इश्यू भी नजर आ रही है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जो आरबीआई रिलीज करती है, जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि सारे के सारे बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जोड़ दो तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। तो ये जो बैंक की है वो राइज हो सकती है 9.8% बाय मार्च 2022 एंड प्रेजेंटली अभी आपका 7.48% है, यानी कि आपका एनपीए की जो समस्या है वो फ्यूचर में कम नहीं होंगी, बढ़ सकती है। इसके कारण यही है कि पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमिक लॉकडाउन हुई थी, लॉकडाउन होने के कारण बिजनेस ठप पड़ गए थे, जिन्होंने लोन लिया था वो लोन रिपेमेंट में असमर्थ रहे एंड अल्टीमेटली आपका हो सकता है कि वो लोन रिपेमेंट ना करेंगे तो वो अकाउंट आपका एसएमए या फिर आपका एनपीए या फिर सब स्टैंडर्ड एसेट में आ जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, क्लाइमेट चेंज एंड लोकस्ट इन्फेस्टेशंस। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की बॉडी है, इसने एडेप्टेशन प्लान की बात कही है कि भाई साहब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज के कारण लोकस्ट आउटब्रेक की होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ सकती है। इसीलिए हमें एडेप्टेशन प्लान लाने की जरूरत है और ये बातें FAO ने COP26 में कही है। तो बेसिकली ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GLF क्लाइमेट 2021 भी कहते हैं, जो 26th COP हुई थी उसी के साइडलाइन में इससे भी या इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज की गई थी। इसने हाईलाइट किया है कि जो इन्फेस्टेशन है डेजर्ट लोकस्ट का, यानी कि कह सकते हो आक्रमण डेजर्ट लोकस्ट की,
वो क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा रिलेटेड है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी हो रही है जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट रेनफॉल हो रहे हैं जहां नहीं होनी चाहिए। तो इन सब के कारण जो डेजर्ट लोकस्ट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी में तीव्रता आई है। जिस समय में डेजर्ट लोकस्ट को नहीं होनी चाहिए उस समय में डेजर्ट लोकस्ट अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस प्रकार की क्लाइमेट वहां पर प्रोवाइड हो रही है, दैट्स वाई ये डेजर्ट लोकस्ट बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। एग्जाम्पल भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे डेजर्ट लोकस्ट की एक्टिविटी लिंक्ड है। तो 2020 में साइक्लोनिक पैटर्न में कुछ बदलाव आया था अरेबियन सी में जो साइक्लोनिक पैटर्न डेवलप हुई थी उसमें कुछ बदलाव आया था। एंड उसके कारण आपका क्या हुआ, ईस्ट अफ्रीका में, वेस्ट एंड साउथ एशिया में लोकस्ट का इन्वेजन हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज कि आपका साइक्लोनिक पैटर्न में कुछ बदलाव आई थी अरेबियन सी में, जिसके कारण हैवी रेनफॉल हुआ था। हैवी रेनफॉल, अनयूजुअल रेनफॉल होने के कारण आपका उनका ब्रीडिंग में मदद हुआ, एंड उनके ब्रीडिंग में मदद होने के कारण उसकी अमाउंट बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, एंड ले चल पड़े, उन्होंने फूड को अटैक किया। आपने भी 2020 में वेरियस लोकस्ट अटैक के बारे में न्यूज सुना ही होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब हम मिटिगेशन प्लान निकालते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उस मिटिगेशन प्लान में हमें पेस्ट एंड डिजीजेज के लिए भी मिटिगेशन प्लान लानी होगी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण आपका ये जो पेस्ट अटैक है, डिजीज अटैक है, वो भी बढ़ने वाली है। तो ऐसा नहीं कि हम क्लाइमेट चेंज को ही मिटिगेट करने के पीछे रहे, उसके कारण जो आपका पेस्ट अटैक, डिजीज अटैक बढ़ने वाली है उस पर भी फोकस करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसके द्वारा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड एग्रीकल्चरल क्रॉप में यूज करने लगे, ये सब ठीक बात नहीं होगी। एंड हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड सच एज मलाथियोन एंड क्लोरोपाइरिफोस ये सब नहीं यूज करनी चाहिए, अदरवाइज ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरा है एंड काफी ज्यादा नुकसान भी होगा एनवायरनमेंट का। तो इन केमिकल से, इन पेस्टिसाइड से डेजर्ट लोकस्ट इन्वेजन को कंट्रोल नहीं करने चाहिए, बिकॉज दीज आर हाईली टॉक्सिक, दिस कैन कॉज बायो एक्यूमुलेशन, दिस कैन कॉज बायो मैग्निफिकेशन, सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज। एंड अगर हम लोकस्ट के बेसिक की बात करें तो ये जो आपका लोकस्ट है ये ग्रास हॉपर फैमिली को बिलोंग करती है। ये जरूर याद रखना है आपको कि इट इज हार्बीवोर्स एंड इसकी जो लाइफ स्पेन है वो एवरेज 90 डेज की है। एंड भारत में 4 प्रकार के लोकस्ट स्पीसीज मिलते हैं। एक तो आपका डेजर्ट लोकस्ट है जिसका साइंटिफिक नेम ये है, नॉट नीड टू रिमेंबर। दूसरा है आपका माइग्रेटरी लोकस्ट जिसका साइंटिफिक नेम ये है, नॉट नीड टू रिमेंबर। तीसरा आपका बॉम्बे लोकस्ट एंड जो चौथा है आपका ट्री लोकस्ट। एंड 3 ब्रीडिंग सेशन या सीजन लोकस्ट की देखने को मिली है, यानी कि ये 3 सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने का मतलब इनके पॉपुलेशन में इजाफा होता है, पॉपुलेशन में इजाफा होता है तो इनको खाने की जरूरत पड़ती है और दौड़ पड़ते हैं फूड की तरफ, फूड लैंड की तरफ, एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, है ना। एंड मीलों दूर चल पड़ते हैं, अफ्रीका से इंडिया पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद फसल को बर्बाद करते हैं। तो देख सकते हो विंटर ब्रीडिंग होती है नवंबर टू दिसंबर, तो अभी नवंबर दिसंबर आ गई है तो ब्रीडिंग हो रही होगी। स्प्रिंग ब्रीडिंग जो जनवरी से जून तक चलती है, समर ब्रीडिंग जुलाई से अक्टूबर चलती है। तो लगभग हर एक साल में ब्रीडिंग कर ही लेती है। एंड याद रखना है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ समर ब्रीडिंग सीजन होता है। एंड अब लोकस्ट को डील करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, भारत के पास क्या हथियार है, ये भी याद रखना है आपको। वी हैव द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मॉनिटरिंग करती हैं लोकस्ट अटैक की, लोकस्ट पोजीशन की, सर्वे करती हैं, कंट्रोल करती हैं डेजर्ट लोकस्ट को अगर फूड क्रॉप्स पर अटैक इन्होंने कर दिया है, ये आपने सुना भी होगा। और ये जो आपका इवेंट है ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस, ये जो इवेंट है बेसिकली को ऑर्गेनाइज करी गई थी TMZ थिंक टैंक फॉर सस्टेनेबिलिटी प्लस जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्लस अदर्स। एंड
टीएमजी ने कहा है कि भाई साहब आपको पैराडाइम शिफ्ट करनी पड़ेगी अगर लोकस्ट की समस्याओं को खत्म करनी है, मिनिमाइज करनी है। कैसे पैराडाइम शिफ्ट करनी है? तो बेसिकली आपको वेल फंक्शनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम लानी पड़ेगी। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट क्या होने वाली है इस लोकस्ट अटैक के कारण, ये भी आपको अच्छे से काउंट एंड मेजर करनी चाहिए वायर ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड जो तीसरा आपका डेवलपिंग एंड एफिशिएंट गवर्नेंस मॉडल। तो ये 3 बातें कही गई हैं और आपको ही पता है कि अगर लोकस्ट अटैक होता है तो फूड सिक्योरिटी पर खतरा है, बिकॉज लोकस्ट अटैक के कारण फूड बर्बाद हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फसलें बर्बाद होने के कारण आपकी महंगाई आ सकती है, महंगाई आने के कारण आपका जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है वो एक्सेस नहीं कर सकते फूड को, उनको बेसिकली कम रुपए में काम चलाना पड़ेगा, कम क्वांटिटी में फूड खानी पड़ेगी। इसके कारण उनका न्यूट्रिशन प्रभावित होगा, इसके कारण पॉवर्टी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इट इज इंटरलिंक्ड कंसेप्ट, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। सो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ड्राफ्ट कॉप डिसीजन प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये बार बार COP26 कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो में हुई थी उसी का आउटकम इधर से उधर चर्चे में है। दैट्स वाई बार बार न्यूज आ रही है, तो आपको भी इन न्यूज पर ध्यान रखनी चाहिए बिकॉज जो आपका इन्वायरमेंट का वेटेज है क्वेश्चन में बोथ इन MCQ बोथ इन मेंस काफी ज्यादा है। तो ये जो आपका प्रेसिडेंसी है 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इन्होंने रिलीज किया है ड्राफ्ट कॉप डिसीजन जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रपोज की गई है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है तो एक आपका आउटकम निकलता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वही डॉक्यूमेंट आपका कहला रहा है ड्राफ्ट कॉप डिसीजन की। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इन्होंने आखिरकार क्या क्या डिसीजन लिए है वेरियस टॉपिक के ऊपर, तो उसके की हाईलाइट देख सकते हो आप। तो एडेप्टेशन एंड फाइनेंस पर क्या बातें कही गई है? तो एडेप्टेशन एंड फाइनेंस पर ये बातें कही गई हैं कि जो पार्टीज हैं कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उन्हें एडेप्टेशन को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। यानी कि जो एडेप्टेशन हम प्लान हम करते हैं, एडेप्टेशन एक्शन जो हम लेते हैं उसको लोकल लेवल पर लेने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर लेने की ज़रूरत है, रीजनल लेवल पर लेने की ज़रूरत है। तभी जाके हम क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को रियल तरीके से डील कर पाएंगे। अलॉन्ग विथ जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है एडेप्टेशन एंड फाइनेंसिंग में, उसको इस ड्राफ्ट ने अप्रिशिएट यानी कि तारीफ किया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एफर्ट, बिकॉज बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने फंडिंग बढ़ाई है एडेप्टेशन फंड के अकाउंट में एज वेल एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड के अकाउंट में। तो फंड बढ़ाया है और इसकी तारीफ आपका ये ड्राफ्ट किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आप सुनते होगे कि फाइनेंस की बात या फिर वादे डेवलप कंट्रीज कर तो देती हैं लेकिन फाइनेंस अल्टीमेटली मिल ही नहीं पाती, यानी कि डेवलप कंट्रीज ये कमिटमेंट कर ही नहीं पाती कि हम जो है एक सर्टेन अमाउंट डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुई थी तो बोला गया था कि $100 बिलियन दिया जाएगा पर ईयर आफ्टर 2020, लेकिन वो अभी भी नहीं दी जा रही। उसी प्रकार से ये जो आपका ड्राफ्ट निकल कर आया है, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है उनको इन्हांस सपोर्ट देनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट किया जाए कि वो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्लान अच्छे से एडोप्ट करे। बिकॉज अगर डेवलपिंग कंट्रीज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्लान में खर्च करने लगी तो अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हाल होगा। एंड इन सब में खर्चे ज़्यादा आते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है। दैट्स वाई इनको एडिशनल असिस्टेंस की जरूरत होती है, एडिशनल फाइनेंस की जरूरत होती है जो डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ऑफ फंडिंग क्या है? बेसिकली वो यही है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो कोई फॉर्मल कमिटमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं कि भाई साहब हम $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे डेवलप कंट्रीज को बाय द 2020। ये तो डेवलप कंट्रीज कह रहा है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट है ये फॉर्मल कमिटमेंट नहीं कर रहा है, या फिर यूं कह सकते हो डेवलप कंट्रीज के द्वारा फॉर्मल कमिटमेंट नहीं करवा रहा है ये एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगर लॉस एंड डैमेज की बात करें तो लॉस एंड डैमेज में इस ड्राफ्ट ने रीइटरेट किया है कि भाई साहब हमें एक्शन को स्केल अप करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो लॉस एंड डैमेज हो रहे हैं
उन पर भी हमें मजबूती से एक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज को अर्ज किया है, डेवलप्ड कंट्री के पार्टी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज है उनको अर्ज किया है कि भाई साहब आप फंड दो सैन दिएगो नेटवर्क के लिए। सैन दिएगो नेटवर्क बेसिकली COP25 में न्यूज में आई थी और इसके तहत जो वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज है उसको वेरियस प्रोवाइडर्स जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, हाउ टू मिटिगेट, हाउ टू अडॉप्ट एंड वेरियस रिसोर्स प्रोवाइडर्स, उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको भी पता है कि फंड की जरूरत होगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज को ये अर्ज किया गया है कि भाई साहब आप फंड दो सैन दिएगो नेटवर्क को रियलिटी में लाने के लिए। एंड इमिशन रिडक्शन पर क्या बातें हुई हैं, तो बेसिकली जो ड्राफ्ट है इन्होंने रैपिड डीप एंड सस्टेन्ड रिडक्शंस की बात कही है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में रिडक्शन कम, मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो, CO2 को कम करो, 45% तक कम करो बाय 2030। तो ये बातें कही गई है। एंड उसी से रिलेटेड न्यूज है क्लारिफिकेशन जो 7 और 8 नवंबर न्यूज टुडे में पब्लिश हुई थी, जिसमें एक टैग आया था, टॉपिक आया था, इंडिया ने साइन अप कर लिया COP26 एक्शन एजेंडा ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लारिफिकेशन दिया है कि भाई साहब इंडिया ने COP26 एक्शन एजेंडा ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं साइन किए हैं फिलहाल, तो ये आप याद रखो, तो साइन नहीं किए। नेक्स्ट आर्टिकल इज योर आर्मी एग्रीज टू गिव वुमेन परमानेंट कमीशन। तो बेसिकली ये न्यूज 1 साल 1.5 साल से चल ही रही है कि जो महिलाएं हैं उनको परमानेंट कमीशन दी जाए आर्मी के पोस्ट को अगर बात हो। बिकॉज पहले क्या होता था कि जो महिलाएं हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए आर्मी में पोस्ट दी जाती थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में ये साफ साफ कह दिया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के खिलाफ, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड अब क्या होगा कि जो महिला हैं उनको भी आर्मी में परमानेंट पोजीशन मिलेगा, रिटायरमेंट तक वो कार्य कर सकती हैं, ये बातें निकल कर आ रही है। तो ये जो आपका अनाउंसमेंट है इट हैज केम आफ्टर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई साहब अगर आप परमानेंट कमीशन नहीं दोगे तो ये कोर्ट के जजमेंट की कंटेम्प्ट होगी। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 के जजमेंट में साफ साफ कहा था कि जो महिलाएं हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के रूप में तैनात हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बेसिकली जिनकी जो टेन्यूर है वो 10 साल की होती है, उनको परमानेंट कमीशन का स्टेटस ग्रांट किया जाए। एंड ये केस आपको याद रखना है बिकॉज इट इज वुमेन रिलेटेड न्यूज, ऐसे में यूज कर सकते हो। फैब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पुनिया केस में साफ साफ कह दिया था कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं जो आर्मी में वर्क करती है उनको परमानेंट कमीशन मिलनी चाहिए। देयरफॉर देयरबाय रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट्स अर्लियर स्टैंड, बिकॉज गवर्नमेंट पहले क्या कहती थी कि नहीं महिलाएं को परमानेंट कमीशन नहीं दी जाएंगी बिकॉज उनकी साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है। तो ये साइकोलॉजिकल लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये सब जो लिमिटेशन आप लगाते हो ये नहीं चलेंगी, आपको परमानेंट कमीशन महिलाएं ऑफिसर्स को देनी होगी इन द आर्मी। एंड मार्च 2021 में वुमेन ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि देख सकते हो वैसे तो इन्होंने परमानेंट कमीशन के अलाउ कर दिए हैं, लेकिन जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि भाई साहब आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा तभी आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट होगी। तो जो महिलाएं ऑफिसर्स है उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई साहब जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखी गई है आर्मी के द्वारा सो दैट परमानेंट कमीशन महिलाओं को ग्रांट की जा सके, इसके तहत सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिस्टम नहीं चाह रही है कि परमानेंट कमीशन मिले बिकॉज कुछ इसी प्रकार की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखी गई है। तो कोर्ट ने साफ साफ डायरेक्ट कर लिया कि जो आर्मी है उनको परमानेंट कमीशन महिलाओं को देनी पड़ेगी अगर वो महिलाएं ऑफिसर 60% मार्क्स ले आती हैं असेसमेंट सब्जेक्ट में, along with अगर वो मेडिकल फिट है, along with उन्होंने डिसिप्लिनरी एंड विजिलेंस क्लियरेंस उनको प्राप्त हो गई है। तो एंड कोर्ट ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि सारी के सारी महिलाएं SSC ऑफिसर्स यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जिन्होंने अप्रोच नहीं किया कोर्ट को, लेकिन अगर ये सारी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं तो फिर वो भी अलाउड है कि उनको परमानेंट कमीशन मिल जाए सब्जेक्ट टू देयर विलिंगनेस की अगर वो चाहती हैं या नहीं। एंड आप देख सकते हो वुमेन
इनइक्वलिटी का साफ साफ एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो प्रेजेंट वोमेन की स्टेटस अगर हम बात करें मिलिट्री में 0.56% ऑफ द आर्मी आपका वोमेन कंप्राइज कर रही है, एयरफोर्स में 1.08%, नेवी में 6.5%। एंड जो परमानेंट कमीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब वही है कि जो महिलाएं ऑफिसर्स है वो टिल द रिटायरमेंट इज नॉट कंप्लीटेड तब तक वो काम कर सकती है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो 10 साल की होती है विद द ऑप्शन ऑफ आइदर लीव कर सकते हो या फिर परमानेंट कमीशन अडॉप्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये हमने कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस की, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज। आज ये कुछ आर्टिकल डिले हो गई थी बट मैंने बोला था पब्लिश कर दी जाएंगी तो इसे पब्लिश कर दी गई है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।